एनएलएम स्टार्ट कर रहे हैं अपन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक अरस्तु, जिसको एरिस्टोटल्स फेलेसी, अरस्तु एक साइंटिस्ट था, नाम सुना होगा आपने। उस अरस्तु ने एक स्टेटमेंट दिया और वो स्टेटमेंट पूरी तरह सही नहीं था। उसका एक फेलेसी यानी कि भ्रम, वो उसका एक भ्रम था। क्या था? उसने ये कहा था, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरस्तु के अकॉर्डिंग उसने क्या बोला था? ए कांस्टेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड, ए कांस्टेंट फोर्स इज रिक्वायर्ड, यानी कंटिन्यूअस, ए कांस्टेंट कंटिन्यूअस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी, टू मूव ए बॉडी कंटिन्यूअसली। किसी भी बॉडी को आपको अगर कंटिन्यू चला के रखना है तो आपको एक कंटिन्यू लगातार फोर्स लगा के रखना पड़ेगा। ये अरस्तु ने स्टेटमेंट दिया। मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आपको कंटिन्यू चला के रखना है तो आपको कंटिन्यू फोर्स लगा के रखना ही पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है, एक बार फोर्स लगा दो। न्यूटन ने क्या कहा? एक बार फोर्स लगाने की जरूरत है, बॉडी चलती ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। समझ गए? ए बॉडी मूव कंटिन्यूअसली until an external force is not applied to it। ये अभी आगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, वो यही तो है। अगर कोई बॉडी चल रही है तो चलती ही रहेगी, है ना। अगर कोई, ध्यान दीजिए, रुकी हुई है, रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, या किसी डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दिया जाए। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया आगे पढ़ेंगे। अरस्तु ने क्या कहा कि बॉडी को कंटिन्यू चलाए रखने के लिए आपको कंटिन्यू फोर्स लगा के रखना पड़ेगा, लेकिन ये बात सही नहीं हुई, क्योंकि न्यूटन ने क्या कहा कि कंटिन्यू फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, एक बार फोर्स लगा दो, कभी नहीं रुकेगी बॉडी, अगर कोई, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं। और ये सही भी है, एक बार आप बॉल को लुढ़का के छोड़ दो, वो चलती ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। फिर वो रुकती क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर दो एक्सटर्नल फोर्स लग जाते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन ना होता तो वो बॉल चलती ही रहती। तो न्यूटन का स्टेटमेंट ज़्यादा सही है। तो एरिस्टोटल्स फेलेसी आप नोट कर लीजिए, ए कांस्टेंट कंटिन्यूअस फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी कंटिन्यूअसली। किसी भी बॉडी को कंटिन्यू चलाए रखने के लिए एक कंटिन्यू फोर्स आपको लगा के रखना पड़ेगा, तभी वो चलेगी। ये बात सही नहीं है। समझ गए? अब अपन आते हैं इनर्शिया पे। इनर्शिया क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे पहले अपन। इनर्शिया किसको बोलते हैं? क्या होता है इनर्शिया? ध्यान दीजिए, इनर्शिया किसी भी बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपनी स्टेट या अपनी पोजीशन में चेंज होने का अपोज करती है। ठीक है, इनर्शिया एक बॉडी में ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसकी वजह से बॉडी क्या करती है? अपने स्टेट में चेंज होने का अपोज करती है, अपनी पोजीशन में चेंज होने का अपोज करती है। ठीक है, तो इनर्शिया क्या है देखिए, और इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होता है। इनर्शिया जो होता है किसी भी बॉडी का, इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। किसी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो उसको चलाने में ज़्यादा जोर आएगा। अगर रुकी हुई है बॉडी तो रुकी हुई रहना चाहती है इनर्शिया की वजह से, आपको उसको चलाना है तो अगर ज़्यादा हेवी है, जितना ज़्यादा मास है उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा होगा, अपनी स्टेट में चेंज होने का उतना ही ज़्यादा अपोज करेगी। तो इनर्शिया का मतलब क्या हो गया? प्रॉपर्टी। ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है बॉडी की, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी अपोज। बॉडी क्या करती है? अपोज करती है। किसका अपोज करती है? बॉडी अपोज इट्स चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट।
स्टेट का मतलब जिस स्टेट में है, जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहना चाहती है। स्टेट का मतलब ये नहीं कि जयपुर से, है ना, ठीक है, वो स्टेट नहीं है, पोजीशन। एंड इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। सही है ना। चलिए, एक कार खड़ा है और एक ट्रक खड़ा है, तो दोनों में से खिसकाने में ज़्यादा जोर किस में आएगा? ट्रक में, क्योंकि ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा है। दोनों स्टेशनरी है, स्टेशनरी रहना चाहते हैं, लेकिन ट्रक में ज़्यादा जोर आएगा। चलो, दोनों 10 की स्पीड से आ रहे हैं, किसको रोकने में ज़्यादा जोर आएगा? ट्रक को। इनर्शिया की वजह से अगर कोई बॉडी चल रही है तो उसको रोकने में भी ज़्यादा जोर आएगा, इनर्शिया ज़्यादा है, और रुकी हुई है तो उसको चलाने में भी ज़्यादा जोर आएगा। क्लियर? ठीक है। अब इनर्शिया के बाद में आगे जो छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे इस चैप्टर में, वो अपन देख रहे हैं। पहले मोमेंटम। क्या ये मोमेंटम किसको बोलते हैं? मोमेंटम क्या होता है, किसे कहते हैं? मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो ये मोमेंटम आखिरकार है क्या? मास इनटू वेलोसिटी है ना। यानी कोई अगर मूविंग बॉडी है, ठीक है, तो मूविंग बॉडी के लिए ये मोमेंटम यूज में आता है ना। तो मोमेंटम इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू एम वी। ठीक है। ये एक तरह से बॉडी, अगर मूविंग बॉडी है तो उसका टोटल जो नेट मास इनटू वेलोसिटी से उसका मोमेंटम निकलेगा। उसका नेट रिप्रेजेंटेशन मोशन का जो होगा वो मास इनटू वेलोसिटी से होगा। ठीक है। अब देखिए, चेंज इन मोमेंटम, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हो सकता है अगर मान लो, ध्यान दीजिए, मास चेंज हो रहा है तो मास भी तो चेंज हो सकता है। ठीक है। तो अगर m कांस्टेंट है तो m डेल्टा वी, v कांस्टेंट है तो v डेल्टा ये हो सकता है। ये आगे आएगा, आगे डिटेल में इसको पढ़ लेंगे। अब अपन आ जाते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन का पहला लॉ क्या है बताइए? लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इस लॉ के बारे में तो आपको पता ही है ना। इसका स्टेटमेंट आपको सबको याद होगा। लॉ ऑफ इनर्शिया के 3 पार्ट है ना। ध्यान दीजिए, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। देखिएगा, इस लॉ ऑफ इनर्शिया के 3 पार्ट है। ये कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? ध्यान दीजिएगा। पहला है इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका मीनिंग क्या है? इफ ए बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट then it will remains in same state of rest until an external force is not applied to it. क्लियर? लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड नंबर पे है इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन। इसका मीनिंग क्या है? इफ ए बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन then it will remains in that same state of motion until an external force is not applied to it. और तीसरा है इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का इनर्शिया, इसका मतलब क्या है? इफ ए बॉडी इज मूविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, सपोज इन नॉर्थ डायरेक्शन, then it will remains in same north direction until an external force is not applied to it. सही है। ये 3 टाइप के इनर्शिया हो गए, है ना। इनके एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल, चलती हुई बस, बस मान लो पहले रुकी हुई है और सडन वो स्टार्ट हो जाती है, ड्राइवर ने अचानक से बस स्टार्ट कर दी, तो जितने भी पैसेंजर्स हैं उनके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। ठीक है। इसका मतलब जो रेस्ट पे थे वो रेस्ट पे रहना चाह रहे थे, बस अचानक नीचे खिसक गई और वो पीछे वाले जो भी पैसेंजर उन पे फोर्स किधर लग गया? पीछे की तरफ लग गया। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पेड़, आम का पेड़ है,
और उसको हिलाते हैं तो आम टूट के नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आम जहाँ है वहीं का वहीं रहना चाहता है, और आपने हिला दिया, उसकी टहनी को ऊपर कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है। कंबल होती है ना, चादर या कंबल को झाड़ते हैं अपन, है ना, तो उसमें से धूल के पार्टिकल्स उड़ते हैं, डस्ट पार्टिकल्स उड़ते हैं, तो वो भी किसका एग्जाम्पल में आएगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर ही आएगा। ठीक है। चलो, घोड़ा घुड़सवार होता है ना, हॉर्स राइडर, हॉर्स अचानक रवाना होता है, उस पर फोर्स कहाँ लगता है? पीछे की तरफ लगता है, पीछे की तरफ लगता है, तो किस में आएगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, इनर्शिया ऑफ मोशन में? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। अब चलती हुई बस अचानक ड्राइवर ने ब्रेक लगाए और सारे पैसेंजर आगे की तरफ धक्का लगा। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि सारे पैसेंजर मोशन में थे। ठीक है, और वो मोशन में रहना चाहते थे अकॉर्डिंग टू लॉ, और ड्राइवर ने अचानक से क्या कर दिया? ब्रेक लगा दिया, बस को वहीं रोक दिया, और वो कंटिन्यू मोशन में रहना चाहते थे, इसलिए आगे की तरफ क्या लगा? धक्का लगा। तभी, है ना, जो कंडक्टर होता है ना, थोड़ी सी बस से, चलती हुई बस में से कोई उतरता है, धीरे कर देता है कि मुझे यही उतारो, बोला ठीक है धीरे, वो ये बोलता है कि उतरती ही थोड़ा सा रन करना है। अगर चलती हुई बस में से कोई उतरता है तो थोड़ा सा आगे की तरफ भागता है ना, वो नहीं भागेगा तो गिर जाएगा। कौन सा इसमें लॉ लग रहा है? इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि बस के साथ वो मोशन में था, अचानक जमीन पे आते उसको मोशन में रहना चाहिए, अगर रुक गया तो दांत टूटेंगे, है ना भाई। चांस अगर बस चल रही है, बस अगर पूरी रुक गई तो रेस्ट पे आ गया, फिर वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा। ठीक है। नाउ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इसका एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई टर्न ले रहा है ना, मान लो अचानक से बस ने इधर टर्न लिया, तो अगर लेफ्ट टर्न लिया तो आप ऐसे जाओगे, राइट नहीं, आप सीधा जाना चाह रहे हो। मान लो पैसेंजर जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, वो इसी डायरेक्शन में रहना चाहता है, बस ने इधर घूम टर्न ले लिया तो वो तो उसी डायरेक्शन में, इसलिए उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ में आ गया? तीनों ये थ्योरेटिकल पार्ट है ना। लिखो क्या या रहने दो? ठीक है। यही क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला लॉ, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोला जाता है। ठीक है। अब चलिए आ जाते हैं अपन सेकंड लॉ पे। किस पे? सेकंड लॉ पे। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ किसको बोलते हैं? ठीक है, तो सेकंड लॉ के अंदर ध्यान दीजिए, इसको लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन अभी नहीं बोलेंगे। व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेज, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, तो लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन बनेगा ये। तो सेकंड लॉ क्या है? इस लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स है, द रेट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp अपॉन dt। ये इसका स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। यहाँ पे वो कांस्टेंट अपन ने k लगाया और इस k की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है, फिक्स है ये, यूनिटी। तो ये क्या हो गया? dp अपॉन dt। फोर्स का फॉर्मूला कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं अपन बॉडी पे। ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स है ये। F इक्वल्स टू क्या आया? dp अपॉन dt। ठीक है। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, P की अगर आप वैल्यू पुट कर देते हो तो ये आ जाएगा मास इनटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई dt। सही है। अब अगर मान लीजिए कि मास कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है?
मास कांस्टेंट है, ठीक है। मास को अगर आप कांस्टेंट रखेंगे तो देखिएगा एक बार में मास कांस्टेंट ले रहा हूं, क्या कांस्टेंट ले रहा हूं? मास कांस्टेंट ले रहा हूं, तो देखिए m कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट? अगर मास कांस्टेंट है तो बोलिए F इक्वल्स टू क्या आएगा? m बाहर आ जाएगा, जो कांस्टेंट होता है वो क्या हो जाएगा? बाहर आएगा डिफरेंशिएशन के, तो m बाहर आ गया तो ये हो गया dv/dt, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो F इक्वल्स टू ma, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया जो सबसे ज्यादा यूज में आता है। नाउ अगर मान लीजिए m पूछे आपसे तो m का फॉर्मूला क्या बनेगा? F/a आएगा, और अगर आपसे a पूछे तो F/m आ जाएगा, सही है। कभी भी आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो F क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा? नेट फोर्स। क्या है? नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इन द डायरेक्शन ऑफ, ये पूरी लाइन आप याद रखना, पूरा NLM इसी पे बेस्ड है, डिवाइडेड बाई टोटल मास। ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स इससे सोल्व होगी। ध्यान दीजिए ये फॉर्मूला क्या लिखा अपन ने? नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अपॉन टोटल मास, ये एक्सेलरेशन आ गया F/m, ठीक है। कब आएगा? जब m क्या हो? कांस्टेंट हो। m कांस्टेंट है तब लगाया अपन ने ये, और अगर बाई चांस m कांस्टेंट नहीं होकर के और अगर v कांस्टेंट हो तो फिर क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू हो जाएगा v dm/dt। अब यहाँ पे मास वेरी कर रहा है, ठीक है। ये कंसेप्ट किसके अंदर लगता है? ये लगता है रॉकेट प्रोपल्जन में। कौन से टॉपिक के अंदर? रॉकेट प्रोपल्जन में क्या होता है ध्यान दीजिएगा, गैसेस निकल रही होती है रॉकेट में नीचे से, मास कम हो रहा होता है, dm/dt, मास टाइम के साथ चेंज हो रहा है। रॉकेट ऊपर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है, जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है रॉकेट की कांस्टेंट होती है ना। टॉपिक पढ़ेंगे आगे पर, रॉकेट प्रोपल्जन एक छोटा सा टॉपिक है, उसमें ये फॉर्मूला यूज में आता है फोर्स का, v dm/dt, ठीक है। एक मास ले जाने वाला जो एक पट्टा होता है जिसमें भी मास डालते रहते हैं ऊपर से, उसमें भी यही फॉर्मूला यूज में आता है, ठीक है। और ये अपना मेन फॉर्मूला हो गया F इक्वल्स टू m dv/dt, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा लॉ? न्यूटन से सेकेंड लॉ। अब ध्यान दीजिए इस न्यूटन सेकेंड लॉ में ये लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन कब बनेगा, ठीक है। देखिएगा एक कंडीशन लगा देता हूं, अगर मान लो बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या हो? 0। ये F क्या है बोलो यहाँ पे? नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉडी इज ए 0। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स ही 0 लग रहा है तो बताइए dp/dt क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। अब इस p का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, तो किसी का भी डिफरेंशिएशन 0 कब हो सकता है? जब ये p क्या हो? कांस्टेंट हो। मोमेंटम कांस्टेंट है, यानी कि p इनिशियल इक्वल्स टू p फाइनल, p इक्वल्स टू mv होता है, तो इसको आप लिख सकते हो m इनिशियल v इनिशियल इक्वल्स टू m फाइनल v फाइनल, या आप लिख सकते हो m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2। यानी कि मोमेंटम क्या रह रहा है? कंजर्व रह रहा है। यानी कि नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर बॉडी पे 0 है तो उस बॉडी का मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। इट इज लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, LOCM, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये लॉ है, ये सेकेंड लॉ का ही पार्ट है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या LOMC बोल सकते हो, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन, एक ही बात है, ठीक है। इसका ध्यान दीजिए बिल्कुल। अभी इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए बॉडी इज 0 देन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड
क्या रहेगा वो? कंजर्व्ड का मतलब कांस्टेंट। ये पूरा क्या इसका स्टेटमेंट है। ये आपका सेकंड लॉ हो गया। क्या हो गया? सेकंड लॉ। किसका सेकंड लॉ? न्यूटन का सेकंड लॉ। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। नाउ देखिए थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ भी इसको बोलते हैं। यानी कि हर एक्शन का क्या मिलता है? रिएक्शन मिलता ही मिलता है, सेम मैग्नीट्यूड में और अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी के फोर्स लगाएगी, मैग्नीट्यूड में सेम फोर्स लगाएगी और डायरेक्शन में अपोजिट फोर्स लगाएगी। ठीक है, यानी एवरी एक्शन का क्या होगा? रिएक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो देखिए न्यूटन थर्ड लॉ है ना, ये एक बॉडी बनाई मैंने। ठीक है, फर्स्ट एक नंबर बॉडी बनाई और एक ये है ना। ठीक है, फर्स्ट बॉडी, इसका नंबरिंग क्या दिया मैंने? 1। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये सेकंड बॉडी बनाई मैंने। ठीक है, ये 2 नंबर बॉडी बनाई। ठीक है, अब देखिएगा ये पहली बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है। ठीक है, और वो कितना फोर्स लगा रही है इसकी वैल्यू लिख रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। F21। F21 का मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्लियर? तो दूसरी भी पहली के ऊपर क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। ठीक है, और इसने जो फोर्स लगाया वो लगा दिया F12। ठीक है, तो दोनों का जो फोर्स होगा F21 वो इक्वल होगा किसके? F12 के। ये दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या होंगे? इक्वल होंगे। और डायरेक्शन में क्या होंगे? अपोजिट होंगे। यानी कि F12 वेक्टर फॉर्म की अगर बात करें तो ये हो जाएगा माइनस का F21। ठीक है, यही एक्शन रिएक्शन लॉ है। एक्शन रिएक्शन लॉ का स्टेटमेंट क्या है? इफ ए बॉडी एक्ट्स ए फोर्स ऑन अनदर बॉडी देन अनदर बॉडी विल ऑल्सो एक्सर्ट सेम फोर्स इन ए अपोजिट डायरेक्शन विच इज कॉल्ड रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन। यानी एक बॉडी एक्शन लगाएगी तो दूसरी बॉडी रिएक्शन करेगी। एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा 2 अलग अलग बॉडीज पर होते हैं। 2 बॉडी इसके लिए होना कंपलसरी है। समझ गए? तो अब देखिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा फिर? F12 प्लस F21 इक्वल्स टू क्या हो गया? नेट फोर्स दोनों बॉडीज का मिला करके है 0। एक अकेली बॉडी पे नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो क्या है? एक्शन रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है स्विमिंग। क्या? स्विमिंग। अगर कोई पर्सन स्विम कर रहा है तो वो अपने हाथों से पानी को किधर धकेलता है? बताओ। वो अपने हाथों से पानी को पीछे धकेलेगा और पानी उसको आगे धकेलेगा, पुश करेगा। वो अगर पानी को बहुत फास्ट पीछे धकेलेगा तो पानी भी उसको बहुत फास्ट आगे लेके जाएगा। वो अगर धीरे धीरे वाटर को पीछे पुश करेगा, ठीक है, तो पानी भी उसको धीरे धीरे ही आगे लेके जाएगा। और उसने पानी को पीछे धकेलना बंद कर दिया तो पानी ने भी उसको आगे धकेलना बंद कर देगा और वो सीधा कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा ना? ना? तो एक्शन रिएक्शन लॉ का और एग्जांपल बताइए। एक्शन रिएक्शन लॉ का और कोई एग्जांपल? देखिए
अभी वो भी डिस्कस करेंगे, चाटा मारने वाला भी। मान लो कि मैंने दीवार के मारा, ठीक है ना। अब मैं इस दीवार के, मान लो मैंने धीरे से मारा तो मेरे भी धीरे से ही लगेगी, और मैंने मान लो दीवार के बहुत जोर से मारा तो मेरे भी बहुत जोर से लगेगी ना, ठीक है। तो इसका मतलब मैं जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा वॉल पे, वॉल भी मेरे ऊपर उतना ही ज्यादा फोर्स लगाएगी। अब उस चाटे मारने वाला एग्जांपल की बात कर लेते हैं। एक पर्सन ने दूसरे को चाटा मारा, ठीक है। अब दूसरा भी पहले वाले को उतने ही मैग्नीट्यूड का चाटा मार देता है, साइलेंट, ठीक है। एक पर्सन ने दूसरे को चाटा मारा और दूसरा वाला भी पहले वाले को उतने ही मैग्नीट्यूड का चाटा मार देता है, तो क्या ये एक्शन रिएक्शन लॉ का एग्जांपल है क्या? बताइए। ध्यान दीजिए, एक ने दूसरे को मारा, दूसरे ने वापस पहले को मारा, ये एक्शन रिएक्शन नहीं है। एक्शन रिएक्शन इसमें दो बार हो रहा है। कहां पे? पहले वाले का हाथ और दूसरे का गाल। पहले वाले ने दूसरे के गाल पे मारा तो उसके हाथ पे भी तो लगेगी थोड़ी बहुत, तो वही एक्शन रिएक्शन हो गया। दूसरा चाहे पहले के वापस मारे या ना मारे, उसकी मर्जी है ना। वो मान लो चाटा खा के रह जाए, हो सकता है डबल पावर का मार दे, ठीक है, वो उसकी मर्जी है, सेम पावर का मारे, बट वहां एक्शन रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, अगर वो वापस उसके दोबारा वापस वो पहले वाले के मार देगा तो वहां एक्शन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ दो एक्शन रिएक्शन होंगे। कितने? दो एक्शन रिएक्शन यहाँ पे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से ध्यान दीजिए, एक स्प्रिंग का केस होता है ना, वो भी समझ लेना इंपॉर्टेंट है। ये स्प्रिंग है, यहाँ पे ये एक मास लगा हुआ है। अगर कोई इस स्प्रिंग को इधर खींचता है तो स्प्रिंग भी इसको किधर खींचेगी? इधर फोर्स लगाएगी, एक्शन रिएक्शन हो गया। इस केस में ये स्प्रिंग वॉल को इधर खींचेगी तो वॉल भी स्प्रिंग को इधर खींचेगी। दूसरा एक्शन रिएक्शन यहाँ हो गया, और पहला एक्शन रिएक्शन है। दो एक्शन रिएक्शन पेयर यहाँ भी वर्क करते हैं, ठीक है, स्प्रिंग वाले केस में। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं? एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले ये पूछा जाता है कि फोर्स की डेफिनेशन कौन से लॉ से बनती है? कौन से लॉ से फोर्स की डेफिनेशन आती है? सेकंड लॉ से तो फोर्स का फॉर्मूला आता है F = ma, है ना। किस लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया? फर्स्ट लॉ ने ही डिफाइन किया। उसने बोला था कि अगर कोई बॉडी स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाए, ठीक है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से तो वो उसी स्पीड से मूव करती रहेगी, उसकी स्टेट में चेंज नहीं होगा। अगर वो मूव जिस स्पीड से कर रही है उसकी स्पीड में चेंज कब आएगा? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा। तो ध्यान दीजिए, है ना। आप क्वेश्चन लिख लीजिए, पहला क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या? Which law defined force? किस लॉ ने फोर्स को डिफाइन किया? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ऑल। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? फर्स्ट लॉ से फोर्स की डेफिनेशन निकल के आती है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो है वो किस तरह से कैसे किए जाते हैं। क्या आपको कंपोनेंट लेने आते हैं? कंपोनेंट कैसे लेते हैं? अगर मान लो इधर ये है, ठीक है, 10, तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? ये थीटा है, ये क्या होगा बोलो? 10 cos थीटा, और ये होगा 10 sin थीटा। क्यों इधर cos क्यों आया? जिसके साथ एंगल बनता है वहां cos, एंगल नहीं बनता है वहां sin, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट मैंने इधर लिए, ये दोनों कंपोनेंट क्या इधर और इधर नहीं ले सकता था क्या? ले सकते हो। इस फोर्स के ये दो ले सकता हूं? नहीं ले सकते। अगर मान लो चलो ये फोर्स है, इसके दो कंपोनेंट किधर किधर आएंगे ये बता दो मुझे।
किधर किधर आएंगे इसके दो कंपोनेंट? मान लो ये प्लस एक्स, ये प्लस वाई, ये माइनस एक्स, ये माइनस वाई। इसके दो कंपोनेंट किधर किधर आएंगे? ये थीटा है तो बोलो कंपोनेंट बोलिए। सपोज ये P फोर्स है तो P cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? इधर तो नहीं आएगा, इधर आएगा क्या? अरे माइनस इसके थोड़ी लगेगा अभी, ये तो P sin थीटा ही रहेगा, डायरेक्शन अपोजिट है वो तो, ठीक है। कंपोनेंट तो P cos थीटा और P sin थीटा ही रहेंगे, ठीक है। और एक मैंने कहा था ये फॉर्मूला याद रखना, इस पे न्यूमेरिकल बहुत सारे पूछे जाते हैं। कौन सा? ये वाला, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा सभी, ध्यान दीजिए। एक ये ऑब्जेक्ट है, कितने किलो का ऑब्जेक्ट है? 10 kg का, 10 किलो का ऑब्जेक्ट है ना। और कोई इसको इधर खींच रहा है, कितने न्यूटन से खींच रहा है? ध्यान दीजिएगा, 600 न्यूटन से इधर खींच रहा है। कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? ध्यान दीजिएगा, ये वाला एंगल 30 डिग्री का है। तो इस बॉडी का